नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। इससे पहले मुस्लिम लीग और उससे पहले के टॉपिक सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। आखिर होम रूल लीग आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुई और क्यों उस समय पे ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे क्यों होम रूल लीग जो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था वो किस तरीके से उसने कार्य किया और आगे स्वतंत्रता आंदोलन में उसने कैसे अपना पार्टिसिपेट किया, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो जो होम रूल लीग आंदोलन था उसका गठन जो किया गया था वो किया गया था आयरलैंड के तर्ज पर। आयरलैंड में भी एक होम रूल चलता था। वहाँ पर होम रूल का मतलब होता है कि एक सत्ता पहले से ही चल रही है, उसी के अंदर सत्ता। आप ऐसे समझिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारतीय शासन कर सकें, इसी को होम रूल लीग का नाम दिया गया। तो ये जो होम रूल लीग की स्थापना या गठन कह सकते हैं, ये आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर किया गया था। ये आंदोलन इसलिए भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि इसका नेतृत्व जो किया गया था वो किसी भारतीय महिला या किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा स्टार्टिंग में नहीं किया गया था। इसका जो शुरुआती नेतृत्व किया गया था वो किया गया था विदेशी महिला के द्वारा, और यही विदेशी महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस और जितने भी अगर जो लोग भी हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, या फिर एमपीपीसीएस एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी हो गया, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी की, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो जो ये विदेशी महिला थी इनको हम श्रीमती एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या चाहती थी? ये भारत में स्वशासन की नींव रखना चाहती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वशासन का अर्थ यही है कि ब्रिटिश सरकार शासन चलाती रहेगी, लेकिन उसके अंतर्गत ही भारत सरकार, जो भारत होगी, जो भारत के लोग होंगे, उनमें स्वायत्त शासन की व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए ये भारत आई और बाल गंगाधर तिलक से मिली। ये पूरी पृष्ठभूमि है, फिर आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, ये आई और बाल गंगाधर तिलक से मिली। जब ये बाल गंगाधर तिलक से मिली तो इन्होंने ये चीज़ समझाई बाल गंगाधर तिलक को भी कि अगर हमें आंदोलन को मजबूत बनाना है तो दोनों जो नरम दल और गरम दल सूरत विभाजन में अलग हो गए थे 1907 में, उनको एक साथ लाना होगा और उन्हें एक मंच पर आना होगा, तभी हमारा आंदोलन एक अच्छी भूमिका में चलेगा और आगे आएगा। तो ये इसकी पूरी पृष्ठभूमि हो गई। अब जो होम रूल लीग आंदोलन था उसके प्रारंभ होने के कारण क्या थे? कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो उसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है। तो इसमें क्या था, देखिए, जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये नरमपंथी नेताओं का जिक्र आता ही है क्योंकि आधुनिक भारत चल रहा है। तो इसमें क्या था, जो नरमपंथी नेता थे उन पर सभी का ये विश्वास था कि ये किसी भी तरीके से, जब 20 साल 25 साल इतने टाइम गुजर चुका था, उसके बावजूद भी 1885 से लेके 1915 तक, या 1915 तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के साथ ही ये काम करना चाहते थे नरमपंथी। इनसे तो कभी भी किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि सरकार पर दबाव बना पाएंगे और किसी ब्रिटिश के विरोध में, मतलब ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई भी आंदोलन ये चला पाएंगे। मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि नरमपंथियों को लेके जो जनता की सोच थी या जो कांग्रेस की सोच थी उस समय पर, जो और लोग थे, उनका ये मतलब था कि नरमपंथी नेता ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सरकार के विरोध में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एक और कारण था मिंटो मार्ले सुधार, जिसकी पूरी व्याख्या मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। मिंटो मार्ले सुधार ने क्या किया था कि जो नरमपंथी नेता थे इनको बड़ा भ्रम था कि जो विदेशी सरकार है ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी और हमारे प्रति निष्ठावान रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीय संसाधनों को बहुत लूटा, जितना ज़्यादा वो लूट सकती थी, और युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया। उससे हुआ क्या कि जो वस्तुओं की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। वस्तुओं की कीमतें क्या हो गया, आसमान छूने लगी थी। तो इस आसमान छूने लगी वस्तुओं की कीमतें। अब उससे हुआ क्या कि जनता में, जाहिर सी बात है,
आक्रोश आएगा और जनता उस समय पर चाहती थी कि किसी भी तरीके से इन जो ब्रिटिश सरकार है इसके विरोध में कोई आंदोलन चलाया जाए। तो ये उस समय पर होम रूल लीग के लिए एक मतलब कहते हैं कि होम रूल लीग के लिए ये एक कंडीशन बन गई। दूसरा क्या है कि जब तिलक जून 1914 में जब जेल से बाहर आए तो वो भी चाहते थे किसी ऐसे सक्रिय भागीदार बनना किसी आंदोलन में जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो। तो उसी समय श्रीमती एनी बेसेंट उनसे मिली, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट जब भारत आई थी तो उनका चेहरा इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता था भारतीयों के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तिलक की मदद ली और तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिलकर ही ये जो होम रूल लीग है उसी की स्थापना की। और एक ही दल पर ये 1916 में एक ही जो मंच था, नरम दल और गरम दल दोनों दल एक साथ आए थे। एनी बेसेंट का क्या था, इनके भी कार्य करने का अपना एक तरीका था। ये अपने कार्यों को संविधान के दायरे में रहकर ही करना चाहती थी। इसी में उन्होंने 1915 के शुरुआत में ही स्वशासन के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, क्योंकि हुआ क्या था, शुरुआत में इन्हें कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो 1916 में एक साथ एक मंच साझा हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय नरम दल और गरम दल का, उससे पहले इनको कुछ कांग्रेसी दल के जो गरम दल के नेता थे उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था। तो इसलिए इन्होंने 1915 के शुरुआत में ही शासन के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, क्योंकि ये स्वशासन चाहती थी। उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की और अपने समाचार पत्र, उनके 2 समाचार पत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल या अपने स्वशासन के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और इसी से आम जनता को अवगत कराया। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों ने ही अलग अलग लीग की स्थापना की थी। चाहते तो एक ही लीग की स्थापना कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि आगे उनका ये मानना था कि आगे किसी भी तरीके के मतभेद पैदा ना हो। इसीलिए उन्होंने दोनों लोगों ने अलग अलग लीग की स्थापना की। अब देखते हैं तिलक के द्वारा जो लीग की स्थापना की गई थी, ये सब एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। प्लीज इसे कहीं पे या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लीजिए। आप कितनी बार भी देख लेंगे लेकिन आपको नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा। तो जो स्थापना हुई थी लीग की, वो हुई थी 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में थी। जो बरार है वो बरार उस समय का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र था। एक चीज और भी है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में तो खोली गई थी, लेकिन इसमें बंबई प्रांत इसमें शामिल नहीं था। उसको कार्यभार देखने के लिए या उसका कार्यभार देखने के लिए स्वयं श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने हिस्से में उसे ले रखा था। तो इसे अब जो इनकी शाखाएं थी उनको 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। पहला इनका क्या था कि स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना हो और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। और इसी को लीग ने अपना, जो तिलक की लीग थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। और इन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, अपनी लीग के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, इनके 2 पत्र हैं केसरी और मराठा, इन्होंने इसी में इसका प्रचार प्रसार किया। आगे चलकर 5 महीने बाद श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना हुई। कब हुई? सितंबर 1916 में, और इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग, कई बार यह भी पूछा जाएगा कि होम रूल लीग किन 2 लोगों से जुड़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि तिलक की होम रूल की स्थापना कब हुई थी और श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सी जगह हुई थी। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इनकी जो शाखाएं थी वो लगभग पूरे भारत में 200 शाखाएं खोली गई तथा इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया, मतलब उसका जो सचिव नियुक्त किया था, वो किया था जॉर्ज अरुंडेल को। इन्होंने क्या किया, जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया था। एनी बेसेंट की लीग से काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में जुड़े थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। जिसमें BM बाड़िया, यह एक मजदूर उससे जुड़े हुए थे और कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेता भी इसमें जुड़े, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना
और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। जुड़े तो बहुत नेता थे, लेकिन ये वो नेता हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नेता लीग से जुड़ा नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसी तरह जब आंदोलन अपने चरम पर था, काफ़ी नेता इससे जुड़ चुके थे, उसी समय पर क्या हुआ कि आंदोलन को जब एक सकारात्मक गति मिल रही थी, जाहिर सी बात है जब स्वशासन के लिए सारी कंडीशन बन रही थी और आंदोलन अपनी तीव्र गति में था, उसी समय पर अंग्रेजों द्वारा आंदोलन से जुड़े नेताओं पर कड़ी कार्रवाइयाँ प्रारंभ होने लगी। और हुआ क्या कि जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में किसने, सर सैयद सुब्रमण्यम ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि किसने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रवादियों की तरफ से कई सरकार विरोधी प्रतिक्रियाएं आने लगी थी, जिस कारण सितंबर 1917 को बेसेंट को उन्हें रिहा करना पड़ा था। श्रीमती एनी बेसेंट को अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। और तिलक लंदन चले गए थे। अच्छा, अचानक से तो ये लंदन गए नहीं थे, इसके पीछे भी एक कारण था कि एक इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक है जो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखी गई है, उसमें तिलक को कहा गया था कि ये इनको भारतीय अशांति का जनक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये घटना चक्र में कम से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन दिया गया है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए उस पर केस करने के लिए या जो भी था अपने आप को सही प्रूव करने के लिए ये लंदन चले गए थे। इस प्रकार आंदोलन की जो गति थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी, क्योंकि मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई थी उसमें भी ये कह दिया गया था कि जो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है, उसके पश्चात हम स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। और ऐसा ही श्रीमती एनी बेसेंट चाहती थी, इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।